हेलो एवरीवन। तो आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ पर, जिसमें हमने जो पहले की वीडियो थी, मतलब आगामी वीडियो में हमने एक सेक्शन 195 तक खत्म कर लिया था, जहां हम इस आज की वीडियो में इससे आगे के लिए पढ़ेंगे। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 से लेके 199 तक जब देखते हैं तो प्राइवेट कंप्लेंट पर दाखिल करने वाले अपराध आते हैं। कैसे आते हैं? परिवाद पर दाखिल करने वाले अपराध आते हैं। जब इसके हम संज्ञान की बात करते हैं तो सेक्शन 200 से लेके 204 तक शायद लगभग सेक्शन दिए गए हैं, जहां अपराध के जो परिवाद पर दाखिल करने वाले अपराध होते हैं उसके कॉग्निजेंस के बारे में दिया गया है, संज्ञान के बारे में दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे धारा 195 से लेके 199 तक। तो धारा 195 से लेके 199 तक देखेंगे आप तो परिवार पर दाखिल करने वाले अपराध इसमें देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धारा 195 क्या कहती है? लोक न्याय के विरुद्ध, मतलब हमने आने वाली जो वीडियो थी, पहले वाली जो वीडियो थी जो हमारे यूट्यूब चैनल के में मिल जाएगी आपको, तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि धारा 195 को मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया था, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के बारे में हम धारा 195 को पढ़ेंगे। तो इसका टाइटल कहता है कि लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना के लिए अभियोजन। तो इसमें जो अभियोजन दिया गया है, कैसा अभियोजन दिया गया है? ऐसे अपराधों का अभियोजन दिया गया है जो कि लोक न्याय के विरुद्ध है। लोक न्याय के विरुद्ध अपराध इसके पहले क्लॉज में बताए गए हैं कि लोक न्याय के विरुद्ध अपराध कौन से होते हैं। तो लोक न्याय के विरुद्ध इसमें पहले क्लॉज में बताया है कि पहले क्लॉज के कोई न्यायालय, उसके सब क्लॉज ए में आएंगे। तो उसमें दिया गया है पहला कि आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता 1860 की है कि धारा 172 से धारा 188 तक की धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अथवा यानी भारतीय दंड संहिता में जो धारा 172 से धारा 188 तक जो अपराध बताए गए हैं, जिसका 172 से लेके 188 तक एक चैप्टर देखने को मिलता है। उस चैप्टर का नाम है लोक सेवकों के विधिपूर्ण अवमानना के विषय में जब बात करते हैं तो जो लोक सेवकों को जो अपराध दिए गए हैं, यानी जो पब्लिक जस्टिस के विरुद्ध हैं, जैसे किसी को समन भेजा गया और वह समन की तामील होती है और वह तामीली से फरार होने की कोशिश करता है, पब्लिक जस्टिस यानी लोक न्याय के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, या अपराधों के विरुद्ध जो अपराध के लिए साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना के लिए अभियोजन है। इसमें मतलब साक्ष्य के लिए कोई दस्तावेज भी लिए जाते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं, वह अपराध का भी अभियोजन दिया जाता है। लोक न्याय के विरुद्ध अपराध और साक्ष्य के रूप में कोई ऐसा दस्तावेज दिया जाता है तो उसके बारे में अवमानना की बात करते हैं। जब सेकंड पे आते हैं हम, तो ऐसे अपराध की किसी दुष्प्रेरण या ऐसे अपराध के करने का प्रयत्न, यानी दुष्प्रेरण किया जाता है और दुष्प्रेरण के लिए कोई प्रयत्न किया जाता है। अबेटमेंट जब आप देखेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में देखने को मिलता है, 108 में दुष्प्रेरक के बारे में दिया गया है। तो दुष्प्रेरण देखने को मिलेगा 107 में आईपीसी की। तो आईपीसी की जो दुष्प्रेरण है, दुष्प्रेरण का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी अपराध को करने के लिए सामने वाले व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उकसाना। जैसे ए ने बी को उकसा दिया कि जा उसके घर में पत्थर मार दे या उसकी खिड़की तोड़ दे, घर घुसकर उसकी घर में चोरी कर ले। तो ऐसा अपराध जो होता है उसके लिए दुष्प्रेरण के लिए और दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए, और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान संबंध लोक सेवक के या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है लेकिन परिवाद पर ही करेगा अथवा नहीं। यानी ऐसे कोई अपराध किए जाते हैं तो कैसे किया जाएगा? परिवाद पर किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। उसकी जो बी में आते हैं, बी लिखा है कि आईपीसी की धारा आईपीसी 1860 की निम्नलिखित धारा अर्थात 193 से लेके 196 तक और 199, 200, 205 से 211 और 228 में किन्हीं के लिए दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह भी कथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्रवाई या उसके संबंध में किया गया, यानी कोई ऐसा अपराध किया जाता है जो न्यायालय की कार्रवाई में
अवमानना के लिए किया जाता है, कि न्यायालय की कोई कार्रवाई है उसकी अवमानना के लिए ऐसा कोई अपराध किया जाता है, तो उसके लिए उसी संहिता की धारा 463 में वर्णित धारा 471, धारा 475, धारा 476 के अधीन दंडनीय अपराध का जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की गई कार्रवाई में पेश की गई या साक्ष्य में दी गई दस्तावेज के बारे में किया गया है। यानी जब आप देखेंगे कि जो ए नंबर बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था पहले लाइन के बारे में जिसमें लिखा था लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के लिए, तो उसके बारे में पहला ए बात कर रहा था। ए में जो दिए गए 1, 2, 3 ये पॉइंट अपराधों जो लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए बात कर रहे हैं। और जब आगे लिखा है और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज से संबंधित अपराधों के लिए, तो उसके लिए जो बी दिया गया है इसमें, इसके क्लॉज 1 में जो बी दिया गया है उसके जो दिए गए 1, 2, 3 वो उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद जो 3 दिया गया है वो दिया गया है कि उपखंड 1 उपखंड 2 में निर्दिष्ट किसी अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र या उसे करने के प्रयत्न या उसके दुष्प्रभाव का अपराध करता है। मतलब आपराधिक षड्यंत्र की कोशिश होती है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए और 120 में बी में बताया गया है उसके लिए दंड, तो उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो इसमें लिखा है कि संज्ञान उस न्यायालय के या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के जिसे वह न्यायालय एक एतत् दर्द लिखकर प्राधिकृत करे, कोई लिखकर प्राधिकृत करते हैं, या किसी अन्य न्यायालय के जिसके वह अधीनस्थ है, लिखित परिवार पर ही करेगा अन्यथा नहीं करेगा। उसकी बात आती है जो सेकंड क्लॉज आता है इसका, और जो थर्ड क्लॉज और फोर्थ क्लॉज आता है। सेकंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज, फोर्थ क्लॉज इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होता है मध्य प्रदेश सिविल जज या और भी जुडिशरी एग्जामों के लिए, लेकिन हम इसके बाद जो धारा 196 है उसके बारे में आते हैं। धारा 196 जो धारा 196 है दंड प्रक्रिया संहिता की, वो यह कहती है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराधों के ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए आयोजन, तो राज्य के विरुद्ध कोई ऐसे अपराध किए जाते हैं। राज्य के विरुद्ध कोई ऐसे अपराध का मतलब ये क्या है कि राज्य के विरुद्ध कोई ऐसे अपराध का मतलब यह है कि कोई देश के खिलाफ कोई क्षति की जाती है, मतलब देश के विरुद्ध कोई क्षति की कोशिश की जाती है कि देश को किसी प्रकार की क्षति हो जाए, ऐसे कोई अपराध किए जाते हैं वे राज्य के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं। या राज्य को कोई ऐसी प्रकार की क्षति पहुंचाना जिससे उधर की जो प्रशांति है वो भंग होगी, लोक प्रशांति भंग होगी, ऐसे कोई अपराध किए जाते हैं। लोग वो राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए आते हैं ऐसे अपराध। और जो आगे बात कर रहा है कि ऐसे अपराधों के लिए आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, यानी ऐसा कोई आपराधिक षड्यंत्र किया जाता है तो उसके बारे में अभियोजन कैसे होगा, तो अभियोजन ऐसे किया जाएगा, इसमें बताया गया है कि परिवाद पर दाखिल करके किया जाएगा। फिर भी हम इसके क्लॉज 1 को पढ़ लेते हैं। पहला क्लॉज कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 6 के अधीन या धारा 153 ए, धारा 295 ए और धारा 505 की उपधारा 1 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, और बी दिया गया ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का, और तीसरा दिया गया भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 108 के ए में यथावर्तित किसी दुष्प्रेरण का संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूर से ही करेगा, अन्यथा नहीं है। यानी राज्य के विरुद्ध कोई ऐसे अपराध किए जाते हैं उसके लिए तुम्हें परिवाद दाखिल करना है। तो जो सी पढ़ेंगे आप उसमें लिखा है कि ऐसे जब अपराध के लिए जो अभियोजन स्टार्ट होगा, यानी जो परिवाद दाखिल किया जाएगा वो किसकी मंजूरी पर किया जाएगा, वह केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी पर ऐसा अपराध किया जाएगा। अगर केंद्रीय सरकार के अधीन वह अपराध आता है तो केंद्रीय सरकार की परमिशन आवश्यक है इसके लिए परिवाद दाखिल करने के लिए, और अगर राज्य के विरुद्ध ऐसा कोई अपराध किया जाता है तो राज्य की ऐसी परमिशन आवश्यक है, यानी पूर्व अनुमति लेकर ही आप परिवाद दाखिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जिसके पहले क्लॉज में लिखा है, जब पहले क्लॉज के ए में आते हैं तो उसमें लिखा है कोई न्यायालय, यानी इसमें बताया गया कि जो भारतीय दंड संहिता की 153 ए है और 505 की उपधारा 2 उपधारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध का, तो 153 बी और 505 हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसमें। ऐसे कोई अपराध हैं 153 ए में लिखा है कि धर्म, मूलवंश, भाषा, निवास स्थान और जन्म स्थान
इत्यादि अपराध जो ऐसे हैं, मतलब सीधी सी बात यह है कि ऐसे इन इन कामों पर वह प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं, वह प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और इससे जो मतलब पर्सन उसमें रह रहे हैं या व्यक्ति जो भी रह रहे हैं उस एरिया में, उससे उधर उनके बीच एक शत्रुता फैलती है। ऐसे कोई अपराध होते हैं। उसके बाद 505 की उपधारा 2 उपधारा 3 में दिया गया है वो अपराध। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर अपराध षड्यंत्र का, ऐसे अपराध के लिए अपराध षड्यंत्र का संज्ञान केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं लेगा। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं लेगा। ऐसे कोई अपराध है तो उधर के लिए हमें क्या है, जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी भी इसमें इंक्लूड कर दी जाती है। पहले वाला जो क्लोज पड़ा था उसमें केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार की परमिशन लग रही थी। इसके जो दूसरे क्लोज लिखा है, यानी दूसरा नहीं, पहले का ए लिखा है क्लोज, उसमें लिखा है कि ऐसे कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी इसमें मंजूरी चाहिए। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट की भी ऐसी पूर्व अनुमति आवश्यक है परिवाद दाखिल करने के लिए किसी भी न्यायालय में। इसके बाद हम धारा 197 को पढ़ेंगे। तो धारा 197 कहती है कि न्यायाधीशों और लेख सेवकों का अभियोजन, न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन के बारे में बात करती है। इसमें हमें 4 क्लॉज देखने को मिलते हैं। पहला जो क्लॉज है वो ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक है, यानी ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कि न्यायाधीश हैं, लोक सेवक हैं या मजिस्ट्रेट हैं, या था जिसे सरकार द्वारा उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अथवा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोजन है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था। मतलब ऐसा कोई अपराध न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक के द्वारा किया जाता है और वह तब किया जाता है जब वह अपने पदीय कर्तव्य में कार्य निर्वहन कर रहा था। मतलब अपने पदीय कर्तव्य, जब वह अपने पद पर बैठकर ऐसा कार्य कर रहा था उस समय की बात कर रहा है, या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान ऐसे व्यक्ति की दिशा में जो संघ के कार्यपालक के संबंध में यथा स्थिति नियोजित है या अभिकथित अपराध के लिए किए जाने के समय नियोजित था, केंद्रीय सरकार की ऐसे व्यक्ति की दिशा में जो किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में यथा स्थिति नियोजित है या अभिकथित अपराध के लिए किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। यानी राज्य से संबंधित कोई कार्यकलाप किए जा रहे हैं, संघ के कार्यकलाप किए जा रहे हैं, यानी संघ के किए जा रहे हैं, तो संघ की यानी केंद्र की परमिशन के बिना ऐसा कोई अपराध मतलब परिवाद दाखिल नहीं किया जाएगा न्यायालय में। और अगर राज्य के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, ऐसे कोई कार्यकलाप किए जा रहे हैं राज्य के लिए, तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी चाहिए होगी परिवाद दाखिल करने के लिए। और इसमें कोई इंपोर्टेंट नहीं आता है और अपन आगे चलेंगे। आगे दिया गया है धारा 198। धारा 198 क्या कहती है? धारा 198 कहती है, वेरी इंपोर्टेंट धारा है, इसको आप मध्य प्रदेश सिविल जज प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि ये विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन के बारे में बात करती है। विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए बात करती है, यानी किसी पति या पत्नी के द्वारा कोई द्विविवाह कर लिया जाता है, उस कंडीशन की बात कर रही है कि उस कंडीशन में आप अभियोजन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह कौन सी अपनाई जाएगी? तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में जो प्रक्रिया बताई गई है वह, यानी हम पढ़ेंगे इसमें कि विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन दिया गया है। पहला क्लॉज कहता है, कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की 1860 के अध्याय 20 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से विदित किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए परिवाद पर ही कहेगा, अन्यथा नहीं। यानी जो न्यायालय के द्वारा, यानी जो इसमें बताया गया भारतीय दंड संहिता की धारा
वो 1860 के अध्याय 20 जो दिया गया है, वह अध्याय 20 जो दिया गया है वह दिया गया है धारा 493 से लेके 498 तक। जो अध्याय 20 दिया गया है वह 493 से लेके 498 तक दिया गया है, जिसमें आप 494 जो पढ़ेंगे वह दिया गया है द्विविवाह से संबंधित, यानी किसी पति के द्वारा दूसरी शादी कर ली जाती है तो उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो ऐसा कोई अपराध किया जाता है, यानी अध्याय 20 से संबंधित ऐसा कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए न्यायालय अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक वह व्यथित पक्षकार ऐसे अपराध का परिवाद दाखिल नहीं करता है, अन्यथा नहीं लेगा। तो वह बात कर रहा है। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे, इसका जो प्रोवाइजो है वह जो कहता है कि जहां ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम है, जड़ है, पागल है, रोग अंग शैथिल्य के कारण परिवाद के लिए असमर्थ है, यानी ये उस कंडीशन की बात कर रहा है कि जब कोई व्यक्ति जो 18 साल से कम है या फिर पागल है, यानी अपना जो परिवाद है वह देने में असमर्थ है, परिवाद दाखिल करने में असमर्थ है, उसको समझने में असमर्थ है, वह किसी प्रकार से उसकी जो मेंटलिटी देखी जाएगी वह 18 साल से कम है, यानी मिच्योर भी नहीं होगा वो। तो ऐसी कंडीशन की बात करता है ये प्रोवाइजो का ए। उस कंडीशन में ये कहता है, या फिर स्त्री के बारे में बात कर रहा है कि ऐसी स्त्री जो स्थानीय रूढ़ियों रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए। ऐसी कोई स्त्री है जो पर्दनशील स्त्री है, जो कि बाहर नहीं आती है, उस कंडीशन की बात करती है कि लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जाएगी। उस कंडीशन में वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद दाखिल कर सकता है, यानी उस कंडीशन में परिवाद उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति की बात कर रहा है कि कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की परमिशन से ऐसा परिवाद दाखिल कर सकता है। यानी न्यायालय परमिशन तो तभी देगा जब वह वैलिड होगा व्यक्ति, यानी कोई विधिक प्रतिनिधि है या उसका संरक्षक है, उस कंडीशन की बात कर रहा है। तो वह तब किया जाएगा परिवाद दाखिल। और जैसे कोई 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में उसका संरक्षण, कोई गार्जियनशिप जो उसको पालन पोषण कर रहा है, तो उस कंडीशन में देखा जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि वह उसकी हित के प्रतिकूल तो नहीं है, वह कंडीशन। और उसके बाद आएंगे बी पर, जहां ऐसा व्यक्ति पति है और संघ के सशस्त्र बलों में से, यानी कि किसी संघ के सशस्त्र बल की बात कर रहा है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो संघ के कोई सशस्त्र बल में किसी प्रकार से कार्यरत है और ऐसी परिस्थिति में सेवा कर रहा है जिसके बारे में उसी के कमान ऑफिसर से यह प्रमाणित किया गया है कि उसके कारण उसके परिवाद कर सकने में अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त नहीं हो सकती। उसके कमान ऑफिसर के द्वारा यह भी प्रमाणित किया गया है कि उस कंडीशन में जब वह सेवा कर रहा है तो छुट्टी प्रदान नहीं की जा सकती है। उस कंडीशन में उपधारा 4 जो इसकी उपधारा 4 दी गई है कि उपबंधों के अनुसार पति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से परिवाद दाखिल कर सकता है। तो परिवाद दाखिल कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, पति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है उस कंडीशन में। जो इसकी उपधारा 2 है, नहीं इसका जो सी है वह जो बात करती है कि जहां जो प्रोवाइजो का सी है, ए बी सी पढ़ रहे हैं, जहां भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 यानी 494 आगे द्विविवाह से संबंधित अपराध है कि किसी पति के द्वारा कोई दूसरी शादी कर ली जाती है, या धारा 495 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित पत्नी है, वहां उसकी ओर से उसके पिता माता भाई बहन पुत्र पुत्री या उसके पिता माता के भाई या बहन द्वारा या न्यायालय की अनुमति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी कोई अन्य व्यक्ति जब करता है परिवाद दाखिल इस कंडीशन में द्विविवाह 494 और 495 के अधीन दंडनीय अपराध में अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो न्यायालय की परमिशन आवश्यक है। जो उससे रक्त विवाह दत्तक द्वारा संबंधित हो, यानी रक्त विवाह से संबंधित बोल रहा है कि उसमें जो उसके जो स्त्री है या जो
व्यतीत पत्नी है, उस कंडीशन की बात कर रहा है कि जब व्यतीत पत्नी है तो उसके ब्लड रिलेशन से कोई संबंधित है, कोई रक्त से संबंधित खून का रिश्ता है किसी के साथ, तो वह परिवाद दाखिल करेगा। उसके बाद सेकंड क्लॉज पर आएंगे तो सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कि उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए स्त्री के पति से भिन्न कोई व्यक्ति उस उक्त संहिता की धारा 497 या 498 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यतीत नहीं समझा जाएगा। इसका जो दूसरा क्लॉज कह रहा है 198 का दूसरा क्लॉज ये कह रहा है कि उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए, यानी उपधारा 1 जो हमने अभी पढ़ी थी उसके प्रयोजनों के लिए, यानी आईपीसी की अध्याय 20 बताया गया था जिसके बारे में, उसके प्रयोजनों के लिए स्त्री के पति से भिन्न, यानी स्त्री से पति से भिन्न, यानी स्त्री के पति के भिन्न की कोई बात कर रहा है ये, कि स्त्री के पति से भिन्न कोई व्यक्ति उस उक्त संहिता की धारा 497 या यानी उक्त संहिता यानी भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा की बात कर रहा है। ये धारा 497 या 498 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यतीत नहीं समझा जाएगा। यानी पति के भिन्न, स्त्री के पति से भिन्न कोई व्यक्ति, तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 या 498 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यतीत नहीं समझाएगा। पति से कोई भिन्न व्यक्ति है तो वह इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा, दंडनीय नहीं समझा जाएगा। सीधी सी बात ये कर रहा है सेकंड क्लॉज। इसका जो सेकंड क्लॉज का प्रोवाइजो कहता है कि पति की अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति जो समय जबकि ऐसा अपराध किया गया था ऐसी स्त्री के पति के ओर से उसकी देखरेख कर रहा था, उसकी ओर से न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है। इसका जो प्रोवाइजो कह रहा है वह ये कर रहा है कि पति नहीं है लेकिन पति की तरह वह देखरेख कर रहा था उसकी, और उसकी ओर से न्यायालय की इजाजत में परिवाद दाखिल कर सकता है। तो परिवाद दाखिल करने की बात हो रही है, सीधी सी बात यह पूरी धारा में कि विवाह के विरुद्ध अपराध की कंडीशन में पूरी बात कर रहे हैं कि परिवाद कौन कौन दाखिल कर सकता है, जो हमने पहले क्लॉज में पढ़ा, दूसरे क्लॉज में पढ़ा। तीसरे क्लॉज में क्या लिखा है? तीसरे क्लॉज ये कहता है कि जब उपधारा 1 के परंतु का के उपखंड ए के अधीन आने वाले किसी मामले में 18 वर्ष से कम है, वो पागल है व्यक्ति, जो अपराध मतलब जिसके संग अपराध किया गया है वो परिवाद दाखिल करने में असमर्थ है, सीधी सी बात ये, तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इसमें जो आप तीसरी लाइन पढ़ेंगे वह लिखा है प्राधिकारी द्वारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवयस्क या पागल के शरीर संरक्षक नियुक्त या घोषित किया गया है, और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा संरक्षण जो ऐसे नियुक्त घोषित किया गया है, जब न्यायालय इजाजत के लिए आवेदन मंजूर करने के पूर्व ऐसे संरक्षक को सूचना दिलवाएगा और सुनवाई का उचित अवसर देगा। यानी इस कंडीशन की बात जब हम करते हैं कि जैसे कोई जो व्यक्ति है वो परिवाद दाखिल करने में असमर्थ है न्यायालय में, तो उस कंडीशन में उसका संरक्षक कर रहा था न्यायालय में परिवाद दाखिल न्यायालय की इजाजत से, तो उस कंडीशन को यह आगे बढ़ाता है। जब ऐसा परिवाद दाखिल कर दिया जाता है, परिवाद दाखिल करने के बाद जब दूसरी डेट लगती है, तो उस समय उस व्यक्ति को जिसने परिवाद दाखिल किया है उसको वह एक सूचना भेजेगा, सूचना दिलवाएगा, संरक्षक को सूचना दिलवाएगा। यानी आवेदन मंजूर करने के पूर्व, न्यायालय की इजाजत के लिए आवेदन मंजूर करने के पूर्व ऐसे संरक्षक को सूचना दिलवाएगा और सुनवाई का उचित अवसर देगा। यदि कोई दूसरा उसके लिए उसका संरक्षक है या कोई है, तो उसको ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जब परिवाद दाखिल करेगा न्यायालय में, तो वह अन्य व्यक्ति न्यायालय में जब आवेदन देगा न्यायालय की इजाजत के लिए, तो उस आवेदन के पूर्व, मंजूर करने के पूर्व, वह उस व्यक्ति को सूचना भेजेगा जो उसका गार्जियन है या उससे संरक्षक है उसका, तो उसको सूचना भेजी जाएगी और सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा कि आप आइए कोर्ट में और ये केस चल रहा है, इसके बारे में आप देखिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ मतलब उसके जो 18 साल से कम है, समझने में असमर्थ व्यक्ति है, उसके विरुद्ध में कोई बात तो नहीं चल रही, तो ऐसा कुछ सुनवाई के लिए उचित अवसर देगा।
उसके बाद जो चौथा क्लॉज दिया है, वो चौथा क्लॉज कहता है कि उपधारा 1 के अधीन जो बी में निर्देश प्राधिकार लिखित रूप में दिया गया वह पति द्वारा हस्ताक्षरित अन्यथा अनुप्राणित होगा। इस भाव का कथन होगा कि उसे उन अभिकथनों की जानकारी दे दी गई है जिसके आधार पर परिवाद किया जाना है और वह उसके कमान ऑफिसर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। ठीक है, तो जो बी में हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा पति है, मतलब ऐसा कोई पति है जो मतलब न्यायालय में परिवाद दाखिल करने में असमर्थ है, यानी जो संघ के सशस्त्र बलों में कार्यरत है, तो उस कंडीशन में हम कह रहे थे कि कमान ऑफिसर जो है, उनके सशस्त्र बल के कमान ऑफिसर, उसको मतलब कमान ऑफिसर द्वारा एक प्रमाणित किया जाएगा कि ऐसा कोई प्रमाणित करने के लिए जो लेटर वगैरह दे रहे थे कि आवश्यक छुट्टी नहीं दे सकती, छुट्टी नहीं मिल सकती, इस कंडीशन की बात कर रहे थे। तो जो इसका फोर्थ क्लॉज है वो उस कंडीशन को आगे बढ़ा रहा है। वो जो कह रहा है कि उस कमान ऑफिसर के द्वारा वह आवश्यक छुट्टी जो नहीं मिल रही थी उसके लिए कोई हस्ताक्षरित मतलब प्रति हस्ताक्षरित होगा, ऐसा कोई कमान ऑफिसर द्वारा परिवाद किया जाना है और वह उसके कमान ऑफिसर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा तथा उसके साथ उस ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होगा। इस भाव का प्रमाण पत्र होगा कि पति को स्वयं परिवाद करने में आयोजन के लिए अनुपस्थिति छुट्टी उस समय नहीं दी जा सकती। तो उसी कंडीशन को आगे बढ़ा रहा है चौथा क्लॉज। पांचवा क्लॉज कह रहा है कि किसी दस्तावेज के बारे में, यानी दस्तावेज के बारे में दिया गया है जिसका ऐसा प्राधिकार होना तात्पर्य है और ऐसे उपधारा 4 के उपबंधों की पूर्ति होती है और किसी दस्तावेज के बारे में जिसका उस उपधारा द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र होना तात्पर्य तब जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह अवधारणा की जाएगी कि वह असली है, उसे साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा। जब तक प्रतिकूल उसको साबित नहीं कर दिया जाता है, यानी कमान ऑफिसर ने जो प्रति हस्ताक्षरित करके प्रमाण पत्र ऐसे भाव का कथन दिया था कि वह नहीं आ सकता, आवश्यक छुट्टी नहीं मिल सकती, तो उस कंडीशन में उसी कंडीशन को जो आगे बढ़ा रहा है और जो कह रहा है कि उपधारणा की जाएगी कि वह असली है, तब तक उसे ना साबित मतलब साबित नहीं कर दिया जाता है, साबित नहीं कर दिया जाता है तब तक वह उपधारणा करेगा न्यायालय कि वह असली है। और आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये धारा इधर तक ही थी। उसके बाद जब आगे पढ़ते हैं, मतलब इधर तक ही इंपोर्टेंट है, उसके आगे हम आप दूसरी धारा पर आते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसके बारे में हम आगे सेक्शन पे आते हैं। 198A भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपराधों का अभियोजन, यानी आईपीसी की धारा 498A जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पति या पति के नातेदार द्वारा स्त्री के साथ क्रूरता किया जाना, यानी उसको किसी प्रकार से दहेज को लेकर या किसी कंडीशन वश के कोई भी बात को लेकर उसके साथ क्रूरता की जाती है, क्रूरल्टी की जाती है उसके साथ, तो वह आईपीसी की 498 के अधीन दंडनीय किया जाता है। पति या पति के नातेदार द्वारा, यानी पति तो आ ही जाएगा, पति के नातेदार भी इसमें कंडीशन में शामिल हो जाते हैं। तो 498 ये है। अब जब इसके प्रोसीजर की बात करते हैं कि अभियोजन कैसे किया जाएगा, तो जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 198A है, वह इसके अभियोजन के बारे में बता रही है कि इस कंडीशन में जो व्यथित स्त्री है या स्त्री के जो नातेदार वगैरह की बात करेगी शायद धारा, तो उस कंडीशन में परिवाद दाखिल करके मामले को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। तो कोई न्यायालय, इस धारा में दिया गया है कि कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को घटित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर अथवा से व्यथित व्यक्ति द्वारा उसके अब आएंगे स्त्री के रिलेशन में, तो उसके यानी व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता माता भाई बहन द्वारा, उसके पिता माता के भाई बहन या बहन द्वारा किए गए प्रवाद पर रक्त विवाह दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाजत से किए गए परिवाद पर किए करेगा, अन्यथा नहीं। यानी पुलिस रिपोर्ट पर भी किए जा सकते हैं और परिवाद पर भी किए जा सकते हैं, ये दोनों की बात कर रहा है ये धारा। और मतलब व्यथित स्त्री तो करेगी व्यथित व्यक्ति द्वारा या उससे संबंधित जो भी इसमें बताए गए हैं धारा में कि उसके पति हैं, उसके पति नहीं आएंगे, उसके पिता माता भाई बहन जो भी कुछ है सब इसके अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं।
तो वो परिवाद दाखिल करेंगे और न्यायालय के अंदर केस चलेगा। और जो धारा 199 है और जो धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 है, वह बात कर रही है मानहानि के लिए अभियोजन के बारे में। तो मानहानि के लिए अभियोजन भी परिवाद पर दाखिल करके ही न्यायालय के समक्ष उसका विचारण किया जाता है। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे और कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगती है, और बताएं कि हम आने वाली वीडियो में क्या क्या संशोधन करें। और लीगल रिलेटेड और अच्छे वीडियो हम डालते रहेंगे, तो इस चैनल को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।